हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। आप सभी लोगों का हम आपकी स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सबका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। कोशिश करो जो न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उससे आप जीएस बनाओ और कोशिश करो कि पर डे की जो जनरल अवेयरनेस होती है, मेन चीज है कि उसी से हम अपनी बुक को रिलेटेड करें और जीएस बनाएं। मैं आपको बार बार पर डे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसी क्लासों के अंदर से जो भी न्यूज निकल कर आ रही है आप उन्हें कोशिश करें कि उन्हें आप रिलेटेड करें और उन्हें जोड़कर देखें। हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कल, और कल की न्यूज में हमने बात करी थी कि यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस साहब, तो मैंने आपसे सबसे बोला था कि आपको यूएनओ पढ़ना है। इन्होंने एंटोनियो, है ना, एंटोनियो एंटोनियो गुतेरेस साहब, इन्होंने कहा था कि भी प्रत्येक 11 मिनट के अंदर अंदर आपकी हमारी इस विश्व में लगभग या तो एक लड़की की या एक महिला की हत्या कर दी जाती है। ये ये हमने कल की खबर में बात करी थी और बड़ी अच्छी न्यूज है, आंकड़ा है, आप इसको जरूर पेट डाउन करें। इसमें हमने बात करी थी कि या तो एक लड़की या एक महिला की हत्या कर दी जाती है। तो इसको इन एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन बताया गया। मानव अधिकार का मतलब ह्यूमन राइट्स होता है, मानव अधिकार का मतलब ह्यूमन राइट्स। या अब मानव अधिकार को बात करें तो भारतीय संविधान में इनका उल्लेख आपकी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 और भाग नंबर 3 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों में इनका जिक्र किया। कल की खबर में शायद मुझसे ये हुआ था कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार बताया गया। कल की क्लास में शायद दैहिक स्वतंत्रता, कल की क्लास में शायद मुझसे ये हुआ कि उसमें अनुच्छेद 20 बोला है, तो इसको आप सही, तो इसको आप सही कर लें, 20 नहीं है, अनुच्छेद 21 है, प्राणों की दैहिक मौलिक प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो आपको इसके बहाने, इस खबर के बहाने मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, पूरी यूएनओ पे आपकी स्टडी करनी है, अच्छा सा नोट्स बनाना है, तैयारी करनी है आपको। देखते हैं क्यों नहीं आती है जीएस पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी हमारी कोशिश करें कि ऐसे करके बताएं जीए को कि उस जीए का संबंध किसी न किसी जीएस के टॉपिक से होता है और वहीं से आपकी हमारी जीएस जो होती है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसे आप सही कर लें थोड़ा सा। आइए हम सब लोग आपकी हमारी आज की क्लास में शुरुआत करते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी हमारी कुछ और मुद्दे हैं, उनसे रिलेटेड मुद्दों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने आपकी हमारी एक खबर सुनी, पहली आज की खबर पर हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार ने कहा है कि उन्होंने एक नीति जारी करी है और उस नीति का नाम है आत्महत्या, आत्महत्या सॉरी राष्ट्रीय आत्महत्या, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022। देखो बड़ी अच्छी न्यूज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको आप जोड़कर देखें, आपकी हमारी है ना राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 की हमारी केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट करा गया है। अब इसमें यह हुआ है, देखो इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी। आत्महत्या जैसे कि आप जानते ही होंगे, सुसाइड, इंग्लिश में आपकी जिसको सुसाइड बोल दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में अगर हम लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो 2021 ईस्वी में लगभग 1.64 लाख से अधिक लोगों ने भारत में आत्महत्याएं की हैं। इससे भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। तो इसका मतलब एक छोटा सा अगर इशू आपकी हमारी क्रिएट होता है हमारी फैमिली मेंबर्स में या हमारे आपकी हमारी फ्रेंड सर्कल में, तो हम लोग आपकी एक बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं और जिसको सुसाइड बोल दिया जाता है। ये छोटी सी भी अगर ट्रबल आती है, छोटी सी भी मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत को हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को खत्म कर ले तो मुसीबत खत्म हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों पे, पहले हमारी कल्चर, पहले हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आपकी बहुत ज्यादा आत्महत्याएं होने लगी हैं और लगभग लास्ट ईयर की बात करें तो 1.64 लाख से अधिक लोगों ने भारत में सुसाइड करी है, आत्महत्या करी है। अब इसी आत्महत्या को कैसे रोका जा सके, इसी आत्महत्या पर कैसे आपकी हमारी भाई काबू पाया जा सके, इसी सिलसिले में हमारी भारतीय सरकार के द्वारा पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आज तक ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार भारत में आपकी हमारी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम अधिनियम 2022 को इंप्लीमेंट किया गया है। सॉरी अधिनियम नहीं, रणनीति, रणनीति बनाई गई है
इस रणनीति में आपकी हमारी भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम जो होंगे वो प्रत्येक जिले में, ये आंकड़े आप लिखें, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में ये आंकड़े आप लिखें आपकी हमारी, प्रत्येक जिले में एक मनोचिकित्सक, 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 है ना, और एक आपकी हमारी मानसिक रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, इनको हम तैनात करेंगे। यानी कि प्रत्येक जिले में जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, उनमें सरकार ने कहा है कि इस रणनीति के तहत कि हम वहाँ मनोचिकित्सक तैनात करेंगे। और दूसरा आपके मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी कि जो आपको गाइड कर सके, जो आपको काउंसिल कर सके, आपको समझा सके कि मरना ही या आत्महत्या, सुसाइड करना ही आपकी एकमात्र इलाज नहीं होता, बल्कि दुनिया में बहुत सारे स्टेप होते हैं जिनके सहारे आप अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं और बिता सकते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप लिखिए, यही आंकड़े आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये आंकड़ा लिख लेंगे। अब देखो इस आंकड़े को अगर मैं आपको और आपको ओपन करके बताऊं ना, तो इस आंकड़े में एक और ओपन है कि यदि हम बात करें प्रति वर्ष पिछले साल की, तो प्रतिदिन लगभग लगभग 450 लोगों के द्वारा आपकी हमारी आत्महत्या कर ली जाती है। 450 आपकी हमारी व्यक्तियों के द्वारा हमारे भारत में आत्महत्या कर ली जाती है। इस आंकड़े को आप लिख लें, आपकी हमारी ये है वार्षिक है, ये है आपकी पर डे का है। भारत सरकार ने रणनीति जो जारी करी है उसमें आपकी हमारी ये कहा है। भारत सरकार ने इसमें यह भी कहा है कि हम ऐसा भी करेंगे, प्रत्येक जिले में जो जिला अस्पताल होता है, प्रत्येक जिले में जो जिला अस्पताल होता है, उस जिले अस्पताल में हम काम क्या करेंगे, उस जिले अस्पताल में हम काम ये करेंगे कि जो आपकी हमारी मनोरोगी होते हैं, मनोरोगी के लिए आपकी हमारी एक विभाग, मनोरोगी विभाग अलग बनाया जाएगा। विभाग जो होगा ना वो एक आपकी हमारी अलग बनाया जाएगा, मनोरोगी विभाग जो होगा, यानी कि उसका काम केवल और केवल आपके ऐसे लोगों को गाइड करना होगा या ऐसे लोगों का आपकी ट्रीटमेंट करना होगा जो केवल आपकी हमारी मानसिक रोग से आपके जुड़े हुए हैं। तो मनोरोगियों के लिए आपकी हमारी एक विभाग जो होगा वो आपकी हमारी अलग से बनाया जाएगा। ये कुछ फैसले हैं। आने वाले समय में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आपकी एक और बात कही गई है कि इस रणनीति को हम कोशिश करेंगे कि इस वाले टॉपिक को हम लोग आपकी हमारी अपने सिलेबस में भी शामिल करें। जो सिलेबस होता है हमारा, जो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, एजुकेशन होता है, उसमें भी हम इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग बागों को आपकी हमारी जागरूक किया जा सके और आत्महत्या जैसे आपकी नेगेटिव स्टेप को हम ना ले पाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा रणनीति आपकी जारी की गई है, इसको याद रखना आप थोड़ा सा। और इस रणनीति की घोषणा जो है आपकी हमारी वो भारतीय सरकार के द्वारा की गई है 23 नवंबर को, है ना, 23 नवंबर 2022 ईस्वी को इसकी रणनीति की घोषणा की गई है। आज हम इसकी बात कर रहे हैं आज की क्लास में। ये कुछ आंकड़े हैं, ये आपकी प्रति ईयर का है, ये पर डे का आंकड़ा है, इसके लिए आपकी अनाउंसमेंट किया गया है, ये भी आपकी अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस खबर को आप आपकी पेन डाउन कर लें, सबसे जरूरी है, बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। अगली खबर पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आज की न्यूज में जो सबसे बड़ी खबर आपकी हमारी मेरे अनुसार है, जो आपकी शायद करियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले एग्जामों के लिए, और वो ये है कि हमारे भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपने नाम सुना होगा, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जो अभी हाल फिलहाल में बना था, जम्मू एंड कश्मीर। आपने सुना है जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने ये कहा है, ये जो आपकी हमारी, ये केवल केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश ने कहा है, इसने ये कहा है कि अब आपके जम्मू एंड कश्मीर में जो नगर निगम होगा, जो नगर निगम होगा, है ना, उस नगर निगम का जो मेयर बनेगा, तो मेयर बनने के लिए उन्होंने ये कहा है कि कम से कम शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता का मतलब होता है आपकी हमारी क्वालिफिकेशन, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हमारी, उसका ग्रेजुएट होना आपकी हमारी जरूरी होगा, ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट होना उसका आपकी हमारी जरूरी होगा। ग्रेजुएट का मतलब होता है उसका स्नातक होना जरूरी होगा, यानी कि या तो वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, आपकी हमारी कुछ भी हो, बीबीए हो, बीसीए हो, यानी कि बैचलर डिग्री उसके पास जरूरी है। ये देखो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। आज तक भारत में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या कोई भी राज्य ऐसा नहीं बना है जिसने किसी भी राजनीतिक पद के लिए आपकी हमारी इस बात की अनाउंसमेंट करा है। तो जम्मू कश्मीर भारत का पहला ऐसा
राज्य या क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बना है, जिसने ये कहा है कि उसके राज्य में आपकी अब जो मेयर बनेंगे, मेयर को हम लोग आपकी महापौर भी बोलते हैं। याद रखना इस वाली बात को, एसआई में पूछा गया था। मेयर को महापौर भी बोल दिया जाता है। तो महापौर बनने के लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, उसके पास बैचलर डिग्री हो, केवल वही आपकी हमारी इलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भर सकता है, और उसी व्यक्ति को हम लोग आपकी हमारी मेयर बनने देंगे। ये राज्य यानी कि एक क्षेत्र का मामला है, पूरे भारत का नहीं, धीरे धीरे हो सकता है ऐसी कोशिश से सभी राज्यों में होने लगे। तो ये आंकड़ा आप जल्दी लिख लेना। अब देखो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई भी एक गांव होता है, कोई भी एक गांव होता है, तो उसको आपकी हमारी नगर बना दिया जाता है ना। नगर बनने की गांव की क्या क्या शर्तें होती है वो मैं बाद में डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन आप ये सुन लो कि जब हमारे भारत में कोई भी नगर होता है ना, तो वो नगर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव भी होने वाले हैं। एक होती है आपकी नगर पंचायत वाली, नगर पंचायत होती है, एक होती है नगर पालिका होती है, और एक होता है आपकी नगर निगम होता है। देखो तीन प्रकार के नगर होते हैं जब कोई भी आपकी गांव नगर में घोषित किया जाता है। गांव से नगर घोषित करने की शर्तें अलग होती है, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। देखो अगर कोई भी गांव से कोई भी नगर बना और उसकी कम से कम जनसंख्या आपकी 30,000 के आसपास होनी चाहिए, और अधिक से अधिक जनसंख्या उसकी आपकी हमारी 1 लाख के बीच में है। कम से कम जनसंख्या 30,000 से और अधिक से अधिक जनसंख्या 1 लाख है, तो ऐसे जो आपके क्षेत्र होते हैं नगरों में, उनको नगर पंचायत बोल दिया जाता है। और इनके अध्यक्ष जो व्यक्ति बनने वाला होता है उसको हम लोग आपकी क्या कह देते हैं, चेयरमैन कह देते हैं। ऐसी करके जिनकी जनसंख्या आपकी हमारी भाई हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे आपकी हमारी भारत में कम से कम जनसंख्या आपकी 1 लाख होती है और अधिक से अधिक जनसंख्या आपकी हमारी 5 लाख के बीच में होती है, तो उनको नगर पालिका परिषद बोल दिया जाता है। नगर पालिका परिषद आप लिख लेना। और इनका जो अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति होता है उसको भी हम लोग आपकी हमारी क्या कह देते हैं, चेयरमैन कहते हैं। ऐसे ही करके हमारे भारत में किसी भी राज्य के अंतर्गत आपकी हमारी किसी की भी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है अगर शहरों में, तो 5 लाख से अधिक आपकी हमारी शहरों की जनसंख्या वाले आपकी हमारी जो नगर होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, नगर निगम। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, आपकी हमारी मेयर, या फिर उसको आपकी हमारी क्या बोल दिया जाता है भैया, महापौर बोल दिया जाता है। अब देखो नगर निगम की चर्चा है तो आपको ये टॉपिक पूरा मेमोराइज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की चर्चा है तो जम्मू कश्मीर आपको पूरा मेमोराइज करना चाहिए। जीएस से भी कंप्लीट होती है, वरना जीएस कभी नहीं आएगी पढ़ी हुई। मैं थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करें कि आपकी नगर समझ में आया होगा। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आपकी हमारी क्या डिफरेंस होते हैं। ऐसे ही करके यदि हम बात करें आपकी हमारी, आप एक आपकी हमारी खास खबर लिख लेना कि हमारे भारत में अगर पूछा जाता है, भारत में, तो भारत में सबसे पहला आपकी हमारी नगर निगम जो आपकी हमारी लगा था, भारत में नगर निगम सबसे पहला लगा था आपकी हमारी मद्रास, जिसका नाम चेंज करके अब चेन्नई रखा गया है, आपको पता होगा। और नगर निगम मद्रास की चेन्नई हमारे भारत में सबसे पहले आपकी हमारी 1687 ईस्वी में आपकी हमारी स्थापित किया गया था। ये 1687 ईस्वी में सबसे पहले तमिलनाडु की जो आज राजधानी है चेन्नई, वह मद्रास आपकी, जब जिस समय आपकी हमारी अंग्रेजों का शासनकाल था हमारे भारत में, अंग्रेज आ चुके थे लेकिन मुगलों का शासनकाल चलता था। नगर निगम बनने वाला सबसे पहला शहर था आपकी चेन्नई, ये आपकी हमारी भैया मद्रास था। अब देखो आप सुन लो को आपकी हमारी थोड़ा सा सुन लेना। अगर हम भारत में बात करें तो ये जो आपकी हमारी नगर निगम, नगर पंचायत या फिर आपकी नगर पालिका परिषद होती, इस स्थिति को आपकी हमारी शहरी निकाय के नाम से बहुत जाना जाता है। शहरी निकाय ये वाला है ना। शहरी निकाय आपकी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है, यानी कि आपकी हमारी शहरों में आपकी हमारी स्थानीय स्वशासन, या इसको बोल दिया जाता है आपकी हमारी भैया शहरों में स्थानीय स्वशासन। शहरों में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये बोल दिया जाता है। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में शहरी निकाय, शहरों में स्थानीय स्वशासन, वो भाग नंबर भारतीय संविधान के 9 में है। और आर्टिकल्स नंबर 243, अनुच्छेद नंबर आपकी हमारी 243 के जो आपकी हमारी पी पार्ट्स होता है ना, यहाँ से आपकी हमारी ये स्टार्ट हो जाता है। अनुच्छेद नंबर 243 के पी पार्ट से स्टार्ट हो जाता है। जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है, भाग नंबर 9 में है। और इसके लिए बाकायदे भारतीय संविधान में आपकी संशोधन किया गया था। 74वां संविधान संशोधन था और ये 1992 किया गया था। गलती मत करना, इसको 1993 ईस्वी में लागू किया गया है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर आपकी हमारी भाई 12 को जोड़ा गया था, और अनुसूची नंबर 12 में टोटल मिलाकर 18 विषय आपके रखे गए।
तो इसे आप पढ़ें पूरी। अनुसूची नंबर 12 शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, विषयों की संख्या कितनी है, इतने विषय हैं टोटल आपके हमारे काउंट किए गए हैं, सब्जेक्ट आपके 18 है। 1992 में संशोधन हुआ, लागू 1993 किया गया, भाग 9 का जोड़ा गया अनुच्छेद 243 के पी में। अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। तो इसका मतलब आज भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन जो है, ये आपकी नगरीय स्थानीय स्वशासन, वो उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और याद रखना और लिख लेना कि हमारे भारत में किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपकी हमारी नगर निगम का कोई भी व्यक्ति मेयर बनता है, तो मेयर का आपकी हमारी कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष ही होता है, और इसको बनने के लिए मिनिमम उम्र आपकी 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ 21 वर्ष उम्र चाहिए मेयर, चाहे चेयरमैन हो नगर पालिका का, नगर निगम का आपकी हमारी मेयर या महापौर हो, या नगर पालिका आपकी चेयरमैन हो, या फिर नगर पंचायत का आपकी चेयरमैन हो, उसके लिए मिनिमम एज चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। और कार्यकाल आपके कितने वर्ष रखा गया भैया, आपकी 5 वर्ष रखा गया। इस चीज को आप थोड़ा सा पेट डाउन कर लेना। आपकी ये तो बात हुई। अब जाके आप पूरा आपकी हमारी डिटेल में पढ़ना इन सूचियों को। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को आपकी हमारी जैसे जम्मू कश्मीर की चर्चा है ना, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बता देता हूँ। देखो अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर भारत का पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त डेट आप नोट कर लें, 2019 ईस्वी को हमारे भारत में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी हमारी विभाजित किया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी हमारी विभाजित किया गया था। 5 अगस्त को प्रस्ताव रखा गया था संसद में, और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना था आपकी हमारी भैया लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी डिवाइड किया गया, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश होगा ना, ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें विधानसभा होगी, और लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें आपकी हमारी विधानसभा को नहीं रखा गया है। ये थोड़ा सा आप पेन डाउन कर ले, और जरूरी लिखें कि इसमें विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश होगा आपकी हमारी, उसमें क्या करा गया है, उसमें आपकी हमारी विधानसभा को आपकी हमारी रखा गया है। तो ये याद रखें। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 5 अगस्त 2019। लेकिन इनको संसद में ये वास्तविकता में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता जो ऑथोराइजेशन दिया गया वो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को दिया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, और आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम लोग आपकी लिख लेना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी हमारी नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे इंग्लिश में बोल दिया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। तो इनके जन्म दिवस पर ही देखो यहाँ संसद में संशोधन किया गया, लेकिन इंप्लीमेंट जो अप्लाई किया गया वो 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें विधानसभा होगी, और ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें विधानसभा नहीं होगी। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, तो इसका मतलब भारत में आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, जैसे 28 राज्य हैं, और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें आपकी हमारी विधानसभा होगी। एक तो आपका दिल्ली है जो हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, और एक आपकी पांडिचेरी है, और तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो विधानसभा होगी वो कौन सा रखा जाएगा, आपकी जम्मू कश्मीर रखा जाएगा। बड़ी खास न्यूज है। अब मैं थोड़ा बहुत रोल बता देता हूँ आपको इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप सब लोग आपकी हमारी ध्यान से लिख लें आपकी हमारी इस न्यूज को। आप देखो ऐसा करें, 5 अगस्त भी याद रखें, 31 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया, मैं वो रीजन आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय अगर हम बात करें तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और इन टुकड़ों को आपकी क्या बोला जाता था, देशी रियासतें कहा जाता था। और देशी रियासतों की संख्या थी आपकी 552। तो इन 552 आपकी हमारी देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए, रियासतों को भारत में आपके हमारे शामिल करने के लिए आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी वल्लभ भाई पटेल इनकी अध्यक्षता में एक मंत्रालय बना, और इनसे कहा गया कि इन आपकी 552 देशी रियासतों को भारत में शामिल करो। तो इनकी अध्यक्षता में 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई। देशी रियासतें भारत में आपकी हमारी शामिल कर ली गई। केवल इसका मतलब 3 देशी रियासतें बची, जो लास्ट ईयर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको लिख लेना। 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिनमें एक था आपकी जूनागढ़, एक था जम्मू कश्मीर,
और एक था आपकी हैदराबाद। ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में आपकी शामिल होने से मना कर दिया। तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसका मतलब भारत में देसी रियासतों को विलय करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्होंने 549 देसी रियासतों को भारत में शामिल कराया। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने मना कर दिया। अब जूनागढ़ को हमारे भारत में जनमत संग्रह कराया गया था। और जनमत संग्रह का मतलब होता है वहां की जनता से वोट डलवाए गए कि आप भारत के साथ आना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो। तो जूनागढ़ को हमारे भारत में 9 नवंबर, डेट लिख लेना, 1947 ईस्वी में आपकी हमारी भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, लिख लेना आपकी ये गुजरात में पड़ता है। जम्मू कश्मीर को हरि सिंह वहां के राजा थे। हरि सिंह ने हस्ताक्षर करे विलय पत्र पर, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए बाकायदे। और जम्मू कश्मीर को आपकी 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और हरि सिंह के साथ मिलकर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर हस्ताक्षर के लिए। हैदराबाद को हमारे भारत में लिख लेना, ये अभी पूछा गया था आपके उत्तर प्रदेश के लेखपाल के एग्जाम में। हैदराबाद देसी रियासत को आपकी 17 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और इस पर पुलिस कार्यवाही की गई थी पटेल साहब के नेतृत्व में। और पुलिस कार्यवाही जब की गई थी तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से आपकी हमारी भाई हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो इन तीनों और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर देसी रियासत को भारत में शामिल कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? पटेल। और इसीलिए पटेल साहब के जन्म दिवस पर आपकी वास्तविक रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में मान्यता किसे दी गई? जम्मू कश्मीर और आपकी हमारी लद्दाख को। और छोटी सी बात आप लोग आपकी हमारी पेन डाउन कर लो। अब देखो मैं आपकी हमारी छोटी मोटी आपकी हमारी कुछ और बात बता देता हूँ। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, लद्दाख जो है आपकी ये केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, तो इसमें आपकी हमारी फिर राज्यपाल ना होंगे, उपराज्यपाल होगा। आप जल्दी लिख लेना, आपकी जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो बने हैं, पहले उपराज्यपाल ये बने थे आपकी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू ये वाले। लेकिन इन्हें फिलहाल हटा दिया गया, ये भारत के अभी कैग हैं। और इनके स्थान पर जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, वो वर्तमान में है मनोज सिन्हा। ये लिख लेना आप जरूर आपकी, इन्हें यहां से हटा दिया गया। और ये फिलहाल भारत के आपकी ये भी लिख सकते हैं आप कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। लद्दाख के पहले आपकी हमारी उपराज्यपाल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे आपकी राधा कृष्णा माथुर, राधा कृष्णा माथुर। ये लद्दाख के पहले आपके हमारी उपराज्यपाल बने थे। तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन फिलहाल अब तो इनकी अध्यक्षता में डिसीजन लिया होगा कि जम्मू कश्मीर में आपकी हमारी जो होगा वो ग्रेजुएट आपकी हमारी व्यक्ति ही आपकी मेयर बन सकते हैं, महापौर बन सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं छोटी सी और आप लोगों को आपकी हमारी बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना आपकी हमारी। अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो देखो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, और विधानसभा जो होगी उसका परिसीमन कर दिया गया है। परिसीमन का मतलब मैं किसी दिन आप लोगों को आपकी हमारी समझा दूंगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पुनर्परिसीमन करने के बाद, पुनर्परिसीमन करने के बाद आपकी हमारी इसमें विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो लिख सकते हैं आप 83 के स्थान पर आपकी कितनी कर दी गई है? 90 कर दी गई है। यानी कि इसमें जो विधानसभा होगी उसको दोबारा तरीके से गठित किया गया। अभी 2022 ईस्वी में 83 सीटों के स्थान पर कितनी सीटें होंगी? 90 सीटें आपकी हमारी इसमें रखी गई हैं। इसमें लिखना, इसमें जो कश्मीर में आपकी हमारी सीटें होंगी, कश्मीर में विधानसभा की सीटें उन्हें 46 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। और जम्मू में जो आपकी हमारी सीटें होंगी उन्हें 37 से बढ़ाकर आपकी हमारी भाई 43 कर दिया गया है। और टोटल पहले 83 थी जब तक वो राज्य हुआ करता था, अब आपकी हमारी कितनी कर दी गई है? 90 सीटें, तो ये बढ़ा दी गई है। नए परिसीमन के आधार पर आपकी जम्मू कश्मीर में याद रखना टोटल लोकसभा की सीटें जो होंगी, लोकसभा की सीटें इस जम्मू कश्मीर में आपकी उनकी संख्या होगी भैया 5, जिनमें 2 सीटें आपकी हमारी कश्मीर में होंगी, ठीक है, 2 सीटें, और 2 सीटें आपकी हमारी जम्मू में होंगी। दो, एक सीट जो है आपकी हमारी इसमें, एक सीट वो अनंतनाग की होगी। अनंतनाग का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अनंतनाग का आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर में जाएगा और आधा हिस्सा जम्मू में जाएगा। तो टोटल 2 2 4 और 1 5 आपकी टोटल 5 सीटें होंगी। अब देखो आपको पता चल रहा होगा, इसका मतलब एक लोकसभा की सीट जो है, एक लोकसभा की सीट 18 विधानसभा की सीटों को आपकी कवर करेगी, है ना।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो पुनर्परिसीमन हुआ इसमें आप लिख लें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। आरक्षित सीटों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए आपकी हमारी जो पहले थी वही रखी गई है, आपकी हमारी 7 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपकी 9 कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी, पहले अनुसूचित जाति के लिए तो पहले ये था, पहले अनुसूचित जाति के लिए नहीं हुआ करता था, लेकिन नए तरीके से आपकी उनको 9 सीटों का आरक्षण दिया गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पुनर्परिसीमन करने के लिए आप लिख सकते हैं, एक हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त आपकी रिटायर्ड जस्टिस है और उनका नाम है आपकी रंजन प्रकाश देसाई। रंजन प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में आपकी हमारी भाई एक आयोग का गठन किया गया और इन्होंने डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का हम पुनर्गठन करेंगे। ये जीए की खबर है, रंजन प्रकाश देसाई। इसमें 3 लोग थे, एक रंजन प्रकाश देसाई होगी, एक भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुशील चंद्रा, उस समय वो भारत के हुआ करते थे, और एक इनके साथ जम्मू कश्मीर में आपके हमारी राज्य के निर्वाचन आयुक्त तो रखे गए थे के शर्मा, ये वाले। तो के शर्मा, सुशील चंद्रा और रंजन प्रकाश देसाई, आपके तीनों को मिलाकर आपकी एक आयोग बनाया गया जिसने एक पूरा ब्यौरा दिया। इसमें आप पूरा ब्यौरा जाकर देख लेना। अब देखो करंट अफेयर्स की एक न्यूज से आपकी हमारी कितने बातों का संबंध होता है, और प्लीज कृपया करके सभी लोगों को बताएं, ऐसा पढ़ा करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, कि पहुंचाने की, शेयर करने की कोशिश करें, और शेयर करें आपकी, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ कल हम एक बार फिर आप लोगों से आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।